कोई भी व्यक्ति क्यों सही से लिख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, और क्यों किसी व्यक्ति का शरीर सुन्न हो जाता है? ये सब आप जानना चाहते हो? जानना भी चाहिए। ये सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इसी सब पे फोकस करेंगे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज होने से हमें क्या सब कॉम्प्लिकेशन आती है। इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने फ्रंटल लोब के बारे में बताया है, जो आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। और इस वीडियो में मैं पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम पैराइटल लोब को समझते हैं। पैराइटल लोब को मध्यपाली यानी मिडिल लोब भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल ये तीनों के बीच में अवस्थित होता है और इसका मुख्य कार्य स्पर्श उद्दीपक यानी टच स्टिमुली से संवेदना यानी सेंसेशन प्राप्त करना होता है। और पैराइटल लोब में सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, बॉडी पोजीशन सेंस, वाइब्रेशन और किनेस्थेसिस इन सभी का ज्ञान होता है। और किसी भी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में क्षति यानी डैमेज होने से व्यक्ति के उस हेमिस्फीयर के अपोजिट साइड में टच सेंसेशन की कमी महसूस होती है। और अगर किसी को ये ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो व्यक्ति के बॉडी पार्ट में सुन्नापन यानी उनके बॉडी पार्ट सुन्न हो जाते हैं, यानी नंबनेस विकसित हो जाता है। और कुछ अध्ययनों से ये पता चलता है कि पैराइटल लोब अगर डैमेज हो जाता है तो कई तरह के सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं, जिसमें राइट पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में डैमेज हो जाता है तो एक विशेष लक्षण पाया जाता है और उस लक्षण को कंट्रालेटरल निग्लेक्ट कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को बॉडी के राइट साइड का स्पर्श पता नहीं चलता है और लेफ़्ट साइड का स्पर्श पता चलता है, जबकि उस व्यक्ति के बॉडी के राइट और लेफ़्ट पार्ट दोनों को स्पर्श किया जाता है। और कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि राइट पैराइटल लोब डैमेज होने से व्यक्ति में प्रतीक्षा न करने की क्षमता होती है, जिसे हम एनोसोग्नोसिया कहते हैं। गस्टमान ने 1924 में फिंगर एग्नोसिया का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि व्यक्ति अपने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियों की पहचान करने में असमर्थ रहे। और उन्होंने यह भी बताया है कि पैराइटल लोब डैमेज होने से व्यक्ति में 3 तरह की विकृतियाँ उत्पन्न होती है, जो है राइट लेफ्ट डिसोरिएंटेशन, दूसरा है एग्राफिया और तीसरा है एकलकुलिया। अगर हम राइट लेफ्ट डिसोरिएंटेशन की बात करें तो ये नाम से ही लग रहा है कि व्यक्ति को राइट लेफ्ट बॉडी पार्ट में कन्फ्यूज़न होगी। और अगर एग्राफिया की बात करें तो व्यक्ति को लिखित भाषा को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। और एकलकुलिया की बात करें तो व्यक्ति समान मैथ भी नहीं बना पाता। तो आप सब पैराइटल लोब और उसके सिंड्रोम समझ गए होंगे। तो अब हम टेम्पोरल लोब को समझते हैं। तो टेम्पोरल लोब दोनों कानों के ठीक ऊपर अवस्थित होता है। ये लोब ज़्यादातर सुनने से रिलेटेड होते हैं। इस लोब के 3 पार्ट होते हैं, जो है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी मुख्य श्रवण कॉर्टेक्स, और दूसरा है वर्निकी एरिया यानी वर्निक क्षेत्र, और तीसरा है टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया यानी शंख साचर्य क्षेत्र। तो पहले हम प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को समझते हैं। ये कॉर्टेक्स आवाज़ से रिलेटेड होती है और यह आवाज़ दोनों कानों तक जाती है। अगर किसी भी एक क्षेत्र में चोट लग जाती है तो व्यक्ति कम सुनने लगता है, और अगर दोनों कानों में क्षति यानी डैमेज हो जाती है तो व्यक्ति पूर्णतः बहरा हो जाता है। तो अब हम टेम्पोरल लोब के दूसरे पार्ट यानी वर्निकी एरिया को समझते हैं। ये एरिया लैंग्वेज एरिया है। करीब 95% व्यक्ति में वर्निक क्षेत्र लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है, और जब व्यक्ति स्पीच देता है या कुछ लिखा हुआ व्यक्त करता है तो व्यक्ति भाषा का उपयोग करता है, तो इसमें भी वर्निक एरिया का कार्य सम्मिलित होता है। अगर वर्निकी एरिया में क्षति यानी डैमेज हो जाती है तो कुछ एफसिया या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जो है वर्निकी एप्सिया और ऑडिटरी एप्सिया। अगर वर्निकी एप्सिया की बात करें तो इसमें व्यक्ति का शब्द यानी वाक्य जो होता है वो ठीक ढंग से बोल पाता है,
लेकिन सुनने वाले को स्पष्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बोले गए शब्द जो होते हैं वो अधूरे यानी आंशिक होते हैं। और ऐसे एप्सिया वाले व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि वो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ कमी रह गई है। और अगर हम ऑडिटरी एप्सिया की बात करें तो ये एप्सिया वर्निकी एप्सिया से मिलता जुलता है। ऐसे एप्सिया वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बोली हुई बातें ठीक ढंग से और साफ साफ सुन लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो जैसे विदेशी लोग होते हैं, फॉरेनर लोग होते हैं, वो जो बात करते हैं उनको तो हम सुन तो लेते हैं लेकिन उनका अर्थ समझ नहीं पाते। तो इसी तरह ऑडिटरी एप्सिया वाले व्यक्ति को सुनाई देता है लेकिन वो समझ नहीं पाते उनका अर्थ। तो अब हम टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया को समझते हैं। इस एरिया में ऑडिटरी मेमोरी स्टोर होती है, और अगर टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया में क्षति यानी डैमेज हो जाती है तो कुछ एप्सिया उत्पन्न होती है, जो है मेमोरी एप्सिया, या आप इसे रिसेप्टिव एप्सिया भी कह सकते हो, और दूसरा है नॉमिनल एप्सिया। तो पहले हम सेंसरी एप्सिया को समझते हैं। इस एप्सिया में व्यक्ति बोले गए शब्द के बीच अंतर नहीं कर पाते, और नॉमिनल एप्सिया में व्यक्ति किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को उसके एग्जैक्ट नाम से नहीं समझ पाते। मतलब मान लीजिए जैसे ये बुक है, तो अगर उनके सामने ये बुक रख के बोला जाए कि बताइए ये क्या है, तो वे एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाते कि ये क्या चीज़ है। तो आप सब समझ गए होंगे कि फ्रंटल लोब क्या है, टेम्पोरल लोब क्या है और पैराइटल लोब क्या है। तो अब हम ऑक्सीपिटल लोब को समझते हैं। तो ऑक्सीपिटल लोब सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बिल्कुल पीछे भाग में अवस्थित होता है, और इसका मुख्य कार्य विजुअल परसेप्शन करना होता है, यानी ये देखने से संबंधित होता है। और इस लोब के 3 पार्ट होते हैं, जो है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, दूसरा है सेकेंडरी विजुअल एरिया, और तीसरा है ऑक्सीपिटल आईग्लिड। तो पहले हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को समझते हैं। ये परसेप्शन ऑफ विजुअल सेंसेशन पे काम करता है। अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में क्षति हो जाती है लेफ्ट या राइट किसी हेमिस्फीयर में, तो हमारी दोनों आँखों पे प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है सेकेंडरी विजुअल एरिया, ये इंटरप्रिटेशन करता है विजुअल सेंसेशन को। और अगर सेकेंडरी विजुअल एरिया में क्षति हो जाती है यानी डैमेज हो जाता है, तो व्यक्ति विजुअल परसेप्शन नहीं कर पाता, यानी किसी भी वस्तु को देखकर पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है, लेकिन वह स्पर्श करके या अन्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वह पहचान लेता है, और इसे हम विजुअल ऑब्जेक्ट एग्नोसिया कहते हैं। तो अब हम ऑक्सीपिटल आईग्लिड को समझते हैं। इसका यह काम होता है कि जो हमारी आई है वो कहाँ तक कितने पार्ट को देख रही है, इस सब को कंट्रोल करना होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ऑक्सीपिटल लोब में क्षति या डैमेज हो जाती है तो कौन कौन से सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। तो पहला है एक्रोमोटोपिया और दूसरा है एग्नोसिक एलेक्सिया। तो पहले हम एक्रोमोटोपिया को समझते हैं। इसमें व्यक्ति को कलर परसेप्शन का ज्ञान होता है। अगर ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो जाता है तो हम कलर परसेप्शन नहीं कर पाते हैं, यानी कलर को देख के हम ये नहीं जान पाते कि ये कौन सा कलर है, लाल है, काला है, पीला है। और अगर हम एग्नोसिक एलेक्सिया की बात करें तो ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति जो वो लिखते हैं उसी तत्व को वो पढ़ नहीं पाते, मतलब खुद का लिखा हुआ वो पढ़ नहीं पाते। तो ये थी ऑक्सीपिटल लोब और उसके सिंड्रोम। तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है ऑक्सीपिटल लोब और उसके फंक्शन और सिंड्रोम। और अगर निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो हमारे मस्तिष्क की जो ये 4 लोब्स हैं वो विभिन्न तरह से संवेदी ज्ञान यानी सेंसरी नॉलेज का नियंत्रण करती है, यानी कंट्रोल करती है। तो इसमें विकृति उत्पन्न होने से कई तरह से असमान लक्षण विकसित हो जाते हैं, जिसे हम लोबर सिंड्रोम की संज्ञा देते हैं। तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि पैराइटल लोब क्या है, टेम्पोरल लोब क्या है, ऑक्सीपिटल लोब क्या है, और फ्रंटल लोब की वीडियो तो मैंने पहले ही डाल दी है, तो आप ज़रूर जाके देखें।
और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मेरे इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।